नमस्कार रेल साथियों। एमी AWM के क्वेश्चन पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एमी AWM 70% LDC कोटे का पेपर सोल्व करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये पेपर एमी AWM का है और ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 30/8/2022 का है। समय इसका 2 घंटा है। टोटल जो मार्क्स हैं 100 हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। तो देख लेते हैं। इन केस ऑफ एम्बिजिबिलिटी और डाउट द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश शैल प्रिवेल। अस्पष्टता या संदेह के मामले में अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मान्य होगा। Do not write your roll number or name anywhere inside the answer booklet or any additional booklets used. उत्तर पुस्तिकाएं उपयोग की गई किसी अतिरिक्त पुस्तिका के अंदर कहीं भी अपना रोल नंबर या नाम न लिखें। प्रत्येक उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। There is provision of negative marking. 1 mark will be deducted for 3 wrong answers, or cutting over writing multiple tick or correction in answer sheet is not allowed. 0 mark will be awarded in such cases. उत्तर पुस्तिका में काट छाट, ओवर राइटिंग, मल्टीपल टिक या सुधार की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में 0 अंक दिए जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न डी वैकल्पिक है। क्वेश्चन डी इज ऑप्शनल। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। और एमई के इस पेपर में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपको आने वाले 2 घंटे में एमई एंड AWM सा बना देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। यहाँ आप देख रहे होंगे साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख रहे होंगे, व्हेन DV इज इन वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल इज। यानी कि कार्यरत अवस्था में DV हैंडल की पोजीशन क्या होती है। तो DV हैंडल की जो पोजीशन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब आपको यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी है कि वर्टिकल किस कंडीशन में होती है और हॉरिजॉन्टल किस कंडीशन में होती है। तो ये जो वर्टिकल होती है ये वर्किंग कंडीशन में होती है, और हॉरिजॉन्टल जो होती है ये नॉन वर्किंग कंडीशन में होती है। ये यहाँ वो कभी नॉन वर्किंग कंडीशन में पूछता है तो हॉरिजॉन्टल हैंडल की पोजीशन हो जाएगी, और यदि वो वर्किंग कंडीशन में पूछता है तो V से वर्टिकल हो जाएगी, और नॉन वर्किंग कंडीशन में पूछता है तो S से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब ये याद रखने का तरीका यह है कि इसको प्रश्न में से ही आंसर पकड़ेंगे। ये DV हैंडल लिखा हुआ है तो DV V से वर्टिकल हो जाएगा यदि वो कंडीशन वर्किंग कंडीशन में है, तो DV से वर्टिकल और S से हॉरिजॉन्टल। यानी कि वर्किंग कंडीशन में वर्टिकल और नॉन वर्किंग कंडीशन में H से हॉरिजॉन्टल और V से वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में पूछा था तो वर्किंग कंडीशन में वर्टिकल हो जाएगा, और यदि वो नॉन वर्किंग कंडीशन में पूछता तो ये H हॉरिजॉन्टल आपके बी ऑप्शन में है।
तो नॉन वर्किंग कंडीशन में पूछता तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, और वर्किंग कंडीशन में पूछा है तो वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ याद रखने की ट्रिक है, डीवी हैंडल से ही इसको याद रख लेंगे, यानी पहला वी आएगा, यानी वर्किंग कंडीशन में वी का याद रख लेंगे वर्टिकल, और एस से रख लेंगे हॉरिजॉन्टल। तो नॉन वर्किंग में वो कंडीशन में हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हैंडल की पोजीशन, और वर्किंग कंडीशन में वर्टिकल हो जाएगी। तो आप ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने ये, ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। दो प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न से, कभी वो वर्किंग कंडीशन का पूछ लेता है तो वर्किंग कंडीशन में वर्टिकल हो जाएगा, और कभी वो नॉन वर्किंग कंडीशन का पूछ लेता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ वर्किंग कंडीशन का पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की। द अदर नेम ऑफ पायलट वाल इज, पायलट वाल का दूसरा नाम क्या है? देखिए पायलट वाल का जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे इसको PEASD कहते हैं, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ये पायलट वाल का दूसरा नाम है। और एक इसका होता है पी से ही, PEAV, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल, और यह है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो पायलट वाल का दूसरा नाम PSD हो जाएगा। यहाँ इसकी डाया की बात करें, PA की वाल की 8 mm होता है। ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में बताना उचित समझा। चलिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, PSD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, और इसकी फुल फॉर्म पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। इसका डाया पूछ लिया जाता है तो 8 mm होता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच, विभागीय कोच के पीओच का क्या अंतराल होता है? डिपार्टमेंटल कोच का यानी विभागीय कोच का 24 मंथ यानी 2 ईयर होता है। और कई बार यहाँ बीजी ब्रेक वैन का यानी बीजी ब्रॉडगेज ब्रेक वैन का भी पूछ लिया जाता है, तो उसका भी 2 ईयर होता है। 2 ईयर का मतलब 24 मंथ। तो यहाँ कई बार ब्रॉडगेज ब्रेक वैन का पूछ लिया जाता है, कई बार डिपार्टमेंटल विभागीय कोच का पूछ लिया जाता है। 2 ईयर यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीसी रेक, सीसी रेक से आप क्या समझते हैं? तो सी से क्लोज और सी से सर्किट। सीसी रेक का मतलब क्लोज सर्किट रेक होता है, क्लोज सर्किट रेक होता है, जो आपके ऑप्शन डी में है, क्लोज सर्किट रेक। तो यहाँ आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पूछा है स्टैंडर्ड डायमीटर पूछा है नकल प्यूट पिन का। नकल प्यूट पिन का स्टैंडर्ड डायमीटर यानी कि नकल प्यूट पिन का मानक व्यास जो होता है वो 41.28 mm होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट यूएसटी इज डन, यूएसटी किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है? यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। AWME की तैयारी कर रहा है तो यहाँ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। AWME की तैयारी करने वाले ये यूएसटी एसटी इनका सबका पता, JESSC होते हैं तो सब पता रहता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंटरनल क्रैक के लिए, इसका अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंटरनल क्रैक के लिए किया जाता है। तो इंटरनल क्रैक आपका ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच। LHB कोच की कोडल लाइफ 35 वर्ष है, 35 वर्ष है LHB कोच की कोडल लाइफ 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लोकोमोटिव एट रेल व्हील कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, लोकोमोटिव द्वारा रेल पहिया कॉन्टैक्ट पर दिए जाने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? तो ट्रैक्टिव इफोर्ट बोलते हैं उसको, ट्रैक्टिव इफोर्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच। यहाँ हम बात करें तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी और आयोच, और उसके बाद बात करेंगे पीओच। तो यहाँ पर होता है 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब 30 डेज, 1 मंथ का मतलब 30 डेज और प्लस माइनस 3 डेज, 3
डेज होता है। उसके बाद बी का होता है 3 मंथ हो जाएगा और 90 यानी 90 डेज हो जाएंगे और प्लस माइनस हो जाएंगे आपके 7 डेज। उसके बाद सी का हो जाएगा आपका 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब 180 डेज और प्लस माइनस में हो जाएंगे 15 डेज, 15 डेज। ओ हो, चलिए 15 डेज हो जाएगा। उसके बाद आयोच में आपका 9 मंथ हो जाएगा। 9 मंथ का मतलब आपके 270 डेज और प्लस माइनस 30 डेज। उसी प्रकार पीओच का 18 मंथ हो जाएगा। 18 मंथ का मतलब 540 डेज और ये हो जाता है आपका यानी पीओच 18 यानी 1.5 साल। तो यहाँ पे पूरा ए बी सी आईओच और पीओच तक मैंने आपको बताया है। तो इसमें किसका पूछा है? शेड्यूल बी का पूछा है। तो बी का क्या आ सकता है? बी का 3 मंथ 90 दिन और प्लस माइनस 7 डेज। तो इसमें ये क्या है, थोड़ा गलत है साथियों, 7 डेज हो जाएगा और ये 3 मंथ प्लस माइनस 8 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक्स, एंकर लिंक का क्या काम होता है? तो एंकर लिंक जो काम करती है वो टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ बॉलस्टर के रोटेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए ये एंकर लिंक का काम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है 11। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, हेड स्टॉक से बफर की लंबाई कितनी बाहर होती है? तो ये 635 mm होता है, 635 mm होती है ऑप्शन बी। और रिजेक्शन के लिए यानी कि इसका जो वो होता है 584 होता है। उसके बाद बात करेंगे हम 1 2। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ए आईसीएफ कोच इज, आईसीएफ कोच के बफर प्लंजर फेस का व्यास पूछा है डायमीटर। तो ये आपके 457 mm होता है जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, ये आता रहता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। इस पेपर के सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हाउ टू वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में कोच का भार ट्रॉली पर कैसे ट्रांसफर होता है? तो वो साइड बेरर के द्वारा ट्रांसफर होता है। सुपरहिट क्वेश्चन है। जेई एमई और एडब्ल्यूएम तीनों परीक्षाओं में हर बार ये रिपीट होता रहता है। अधिकांशतः प्रश्न पत्रों में प्रश्न देखा गया है, तो आपको इसको मोस्ट विशेष ध्यान रखेंगे। आईसीएफ कोच में कोच का भार ट्रॉली पर साइड बेरर के माध्यम से ट्रांसफर होता है। प्रश्न नंबर 14 है। आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, आईसीएफ बफर प्लंजर बना होता है तो ये कास्ट स्टील का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच पार्ट ऑफ द लोकोमोटिव रेगुलेट्स फ्यूल इनपुट एज पर जनरेटर डिमांड एंड इंजन आरपीएम राउंड पर मिनट? जनरेटर डिमांड और इंजन आरपीएम के अनुपात में कौन सा पार्ट लोकोमोटिव में फ्यूल की सप्लाई करता है? तो ये गवर्नर करता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 है। 16 द फुल फॉर्म ऑफ पीईए वी इज, पीईए का पूर्ण रूप क्या है? ऊपर प्रश्न में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म ऑन, पी से पैसेंजर, ई से इमरजेंसी, ए से अलार्म, वी से वाल्व। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है। सी आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। जेई वालों के लिए भी है, बहुत जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा प्रश्न पत्र है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें 17। व्हाट इज कलर कोड ऑफ बी ग्रुप कोयल स्प्रिंग, बी ग्रुप कोयल स्प्रिंग का कलर कोड क्या है? तो ये ऑक्सफोर्ड ब्लू है, नीला होता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है साथियों, आप ट्रिक को याद करें, कभी नहीं गया। ट्रिक है इसकी, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। इसके नीचे लिखा अपन ने पीनी है, पीनी
पीनी है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, पानी पीना है, जो भी पीनी है, तो ए ग्रुप का पीला हो जाएगा और बी ग्रुप का नीला हो जाएगा और सी ग्रुप का हरा हो जाएगा, यानी पीनी है। ए ग्रुप का पी, यानी पी से पीला को आप येलो भी कह सकते हैं, वाई, नी से ब्लू हो सकता है, और ये हरा का ग्रीन हो सकता है, वाई बी जी। वाई बी जी से भी आप याद रख सकते हैं। वाई बी जी भूल जाते हैं तो पीनी है, चाय पीनी है, पानी पीना है, कॉफी पीना है, पीनी है याद रख लीजिए। तो पी से आपका ए बी सी लिख के पी नी है, ए ग्रुप का पीला हो जाएगा, बी ग्रुप का नीला हो जाएगा, सी ग्रुप का हरा हो जाएगा। या आप वाई बी जी से याद रख सकते हैं। ए का वाई का येलो, बी का ब्लू और सी का जी से वाई बी जी, जी से ग्रीन हो जाएगा। तो ये इसमें से एक प्रश्न कई बार वो पूछ लेता है, तो ये अच्छी ट्रिक है, ये प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे बी का पूछा था, ऑक्सफोर्ड ब्लू हो जाता है, तो यहाँ ट्रिक बनाई है तो ऑक्सफोर्ड ब्लू है यानी नीला है, तो ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम कोच इज। एक ही कोच के व्हील ट्रेड व्यास में कितना अधिकतम अंतर हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम कोचिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद वैगन की बात करेंगे। 0.5 mm है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5 mm लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 13 mm लिखेंगे, 13 mm लिखेंगे। ये कोचिंग का है। उसी प्रकार हम वैगन का लिखेंगे। वैगन में पहले 0.5 mm लिखेंगे, उसके बाद 13 mm लिखेंगे, उसके बाद 25 mm लिखेंगे। ये याद रखने की ट्रिक है। यदि वो कोचिंग का पूछा है तो ऑन व्हील पे सॉरी वन ऑन एक्सल 0.5 mm होता है कोचिंग में। ऑन ट्रॉली में आपका हो जाएगा 5 mm और कोच पे हो जाएगा 13 mm, यानी 0.5 mm ऑन एक्सल, ऑन ट्रॉली, ऑन कोच। और वैगन में आपके ऑन एक्सल 0.5 mm, ऑन ट्रॉली 13 mm और ऑन वैगन या ऑन वैगन बोलते हैं, ऑन वैगन 25 mm। तो यहाँ पे क्या पूछा था, एक ही कोच के व्हील ट्रेड में यार्ड्स में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो यहाँ पे कोच का पूछा है, तो कोच में पूरे लेंगे, तो यहाँ दिया हुआ नहीं है कि वैगन है या क्या है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे। तो कोच पे पूछा है तो 13 mm हो जाएगा, तो 13 mm यहाँ से अपन उठा लेंगे। अगर यही वैगन में पूछता तो 25 हो जाता। ऑन एक्सल पे पूछता तो ये 0.5, इसका सेम होता है 0.5 कोच में और वैगन में 0.5। डिफरेंस केवल यहाँ आता है, इसका 5 mm आता है, इसका 13 आता है। तो ये इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ 13 mm बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। एसी कोच का एक्सल लोड कितना होता है, यहाँ पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज, तो एसी कोच का 16.25 टन होता है, नॉन एसी का 13 टन होता है, और एलएचबी का भी 16.25 टन होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी ले लेंगे, अच्छा प्रश्न पत्र है। मिनिमम सोप इश्यू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज, आईसीएफ सॉलिड व्हील का न्यूनतम सोप इश्यू साइज क्या है। आईसीएफ सॉलिड व्हील का न्यूनतम सोप इश्यू साइज क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। देखिए यहाँ सोप इश्यू साइज है, आईसीएफ आरसीएफ का पूछा है, तो आईसीएफ आरसीएफ का 837 mm है, और इसको 834 तक भी लिया जाता है वर्कशॉप में। 800 वर्कशॉप में 834 तक भी लिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में 837 है, तो आपका 837 राइट होगा, और इसी को आंसर लेना है। नए की हम यहाँ बात करें तो नया 915 होता है, और कंडम की यहाँ बात करें तो कंडम 825 होता है। इसी प्रकार एलएचबी की बात करें तो नया 915 होता है, और एलएचबी में कंडम 855 होता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 है, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन इज चेंज्ड व्हेन थिकनेस फाउंड इज। एयर ब्रेक ट्रेनों के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्लॉक की मोटाई से कम होने पर बदलना जाना चाहिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एल टाइप और के टाइप। के टाइप को 12 mm पे बदला जाता है, और एल टाइप को 10 mm पे बदला जाता है। तो एयर ब्रेक ट्रेनों के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई से कम होने पर बदला जाना चाहिए, तो ये 10 mm पे बदल दिया जाता है।
और यहाँ पे अगर LHB की बात करें तो LHB का जो नया होता है वो 35 mm होता है न्यू, और कंडम होता है जो आपके 7 mm पे होता है। दोनों तीनों याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न पत्र है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 है, ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन डीजल लोको आर। डीजल लोको में डीसी मोटर्स ट्रैक्शन मोटर लगाते हैं, यानी ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन डीजल लोको आर। डीजल लोको में डीसी मोटर्स ट्रैक्शन मोटर लगाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बॉक्स एंड वैगन का सकल भार पूछा है, ग्रॉस लोड पूछा है बॉक्स एंड वैगन का, तो ये 81.28 टन होता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 24 की। पीओच पीरियोडिटी ऑफ बीजी ब्रेक वैन इज, बीजी ब्रेक वैन का पीओच अंतराल होता है, तो ये 24 मंथ होता है। अभी मैंने पूर्व प्रश्न में भी बताया 24 मंथ होता है, यानी इसको 2 ईयर भी आप बोल सकते हैं, 2 साल भी 2 ईयर भी बोल सकते हैं। तो 2 ईयर आपके ऑप्शन बी में है। ब्रॉडगेज ब्रेक वन, यानी कि डिपार्टमेंटल और बीजी ब्रेक वैन दोनों का 24 मंथ होता है। इसी प्रश्न पत्र में पहले प्रश्न दिया हुआ था, वो आपने देखा होगा अभी, और तो इसका भी 24 मंथ होता है, 20 ईयर होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 25, सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग। सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट कब किया जाता है, तो डे लाइट किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट प्रश्न है, हर परीक्षा में रिपीट होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, which RDSO technical pamphlet is used for inspection and maintenance of box and wagon fitted with Kesnab bogies and air brake system। केशनब बोगियों और एयर ब्रेक सिस्टम के साथ लगे बॉक्स एंड वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो निर्देश हैं वो G70 में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ RDSO किस तकनीकी पैम्पलेट में किया गया है, तो G7 ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, वाई डू यू मीन बाई PME। PME से आप क्या समझते हैं, तो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये, और ये 45 तक की कर्मचारी की 45 साल की एज तक 4 साल में एक बार होता है। फिर आपके 45 से 55 आपके 2 वर्ष में एक बार, 2 साल में एक बार होता है। फिर आपके 55 से 60 पर ये प्रत्येक वर्ष, यानी एक वर्ष में एक बार होता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो यहाँ PME से क्या समझते हैं, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, नंबर ऑफ CBC गेज आर। CBC गेजों की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 होती है, ऑप्शन बी में दिया गया है। CBC जो गेज होते हैं 8 होते हैं, ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, 4500 HP डीजल लोकोज आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड एट 4500 HP डीजल लोकोज आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड एट, यानी 4500 HP के डीजल लोको में बनते हैं, तो एक चित्रजन में बनते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर आर यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, CBC सेंटर बफर कपलर CBC, तो ये AR टाइप के होते हैं, ऑप्शन सी है। AME AWM की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, काफ़ी चीज़ें आप समझते हैं। 31 ACO टाइप लोकोमोटिव कॉन्सिस्ट ऑफ, CO लोकोमोटिव में एक्सल होते हैं, तो ये 6 एक्सल होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 एक्सल, तो ये राइट हो जाएंगे। कोको लोकोमोटिव में 6 एक्सल होते हैं। 32 है, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड इन। व्हील गेज माप लोडेड ऑफ लोडेड कंडीशन की अवस्था में ये किया जाता है। व्हील गेज का जो माप किया जाता है ऑफ लोडेड कंडीशन अवस्था में किया जाता है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड इन ऑफ लोड कंडीशन, यानी व्हील गेज का माप ऑफ लोडेड कंडीशन में किया जाता है। तो ऑफ लोड कंडीशन आपके यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज। एयर ब्रेक गुड्स कोई डिस्ट्रीब्यूटर वाल का कलर कैसा होता है, तो ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है और ये आपके ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करें, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज इन एम्प्टी कंडीशन, खाली स्थिति में बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 85 प्लस माइनस 10 होता है। याद रखने के लिए लिख सकते हैं, ऑप्शन में ए में दिया हुआ तो ए आंसर राइट हो जाएगा। 35 है द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर वैगन ए आर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर वैगन के लिए है इन एयर ब्रेक एक्सेप्ट बीके वैन इच, ब्रेक वैन को छोड़कर एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर वैगन की क्षमता होती है, तो ये 100 लीटर होती है साथियों, 100 लीटर होती है, 100 लीटर होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ 100 लीटर कंफर्म हो जाएगा, ओके हो जाएगा। 36 है इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ वैगन ब्रेकेज, सिंगल पाइप सिस्टम में वैगन में ब्रेक रिलीज होने में समय क्या लगता है। देखिए यहाँ क्लियर कर दें, यहाँ अप्लाइड के लिए लिखने में दिक्कत आती है, अप्लाइड के लिए 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड का ओ हो 3 से अप्लाइड के लिए 3 से 5 सेकंड का समय लगता है। और कोच में बात करें रिलीज के लिए, यहाँ क्या पूछा है, रिलीज के लिए पूछा है, तो रिलीज के लिए कोच में तो लगता है 15 से 20 सेकंड, कोच में जो लगता है वो 15 से 20 सेकंड का लगता है। और वैगन की बात करें तो 45 से 60, वैगन की बात करें तो 45 से 60, तो 45 से 60 किस में है, 120 सेकंड, 210 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, तो ये 45 से 60 सेकंड, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आ जाएगा। चलिए 37 है डिस्टेंस बिटवीन इन द सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रोड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज, कंट्रोल कंट्रोल रोड हेड और एसएबी के बैरल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, ए डायमेंशन कहेंगे, ए डायमेंशन आपके सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है मोस्ट ऑफ 140 टन, मोस्ट ऑफ 140 टन रेलवे डीजल हाइड्रोलिक क्रेन्स आर हैविंग डिजाइन ऑफ, रेलवे के ज्यादातर 140 टन के डीजल हाइड्रोलिक क्रेन डिजाइन के तो गोट वार्ड हैं ये, ऑप्शन सी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 39 है एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रेक इज, तो ये 95% हो जाता है, एंड टू एंड रेक प्रीमियम 95% हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सोप शेड्यूल 1 SS1 सोप शेड्यूल 1 शेड्यूल ऑफ सोप शेड्यूल 1 ऑफ ये LHB कोच इज डन आफ्टर 1 मंथ, बहुत इजी प्रश्न है और इससे संबंधित आता रहता है, तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। SS वैसे सबको आता होगा, इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो बता देता हूँ, जेई वालों के लिए फायदा हो जाएगा। SS सेकंड और SS थर्ड, LHB के लिए 3 शेड्यूल होते हैं, SS सब शेड्यूल 1, सब शेड्यूल 2, सब शेड्यूल थर्ड, तीसरा। यहाँ पे 18 मंथ डबल कर दीजिए 36 मंथ, डबल कर दीजिए 72 मंथ, यानी 1.5 साल, 1.5 का 3 साल और ये सीधा 6 साल। किलोमीटर में बात करें तो यहाँ 6 लाख किलोमीटर, डबल कर दीजिए 12 लाख किलोमीटर और उसका डबल कर दीजिए 24 लाख किलोमीटर, यह आपकी सारणी बन गई। जैसे साइन टीटा कोस टीटा पढ़ते हैं उसकी सारणी बनाती है, वैसे इसकी सारणी बन गई। SS1 यानी 18 मंथ, 1.5 साल, 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। सोप शेड्यूल सेकंड यानी 36 मंथ, 3 साल, 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। सोप शेड्यूल थर्ड 72 महीने, 6 साल, 24 लाख किलोमीटर, 24 लाख किलोमीटर जो भी 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। तो यहाँ क्या पूछा, SS1 के लिए पूछा, तो SS1 के लिए 18 मंथ, अगर वर्ष में पूछता तो 1.5 साल, किलोमीटर में पूछता तो 6 लाख किलोमीटर। उस हिसाब से सोप शेड्यूल सेकंड
मंथ में पूछता तो 36, साल में पूछता तो 3 साल, किलोमीटर में पूछता तो 12 लाख किलोमीटर। उसी प्रकार से ऑफ शेड्यूल थर्ड, महीने में पूछता तो 72 मंथ, 72 मंथ, ईयर में पूछता तो 6 साल, और किलोमीटर में पूछता तो 24 लाख किलोमीटर। तो यहाँ क्या पूछा था, मंथ में पूछा था महीनों, तो वो भी 1 का 18 मंथ, तो 18 यहाँ से ले लेंगे, ये 18 आपके बी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, ऐसे भी के बीच क्लियरेंस एडजस्ट करता है तो व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक करता है, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक करता है। तो ये ऑप्शन आपके ए में है, तो ए आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, इफ C3W टाइप डीवी इज मैन्युअली रिलीज, प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम। तो ये AR में भी होता है, CR में भी होता है कंट्रोल रिजर्वायर, और ब्रेक सिलेंडर में भी होता है, ब्रेक BC, यानी AR, CR और BC तीनों में होता है, तो ऑल अबोव हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ डी बनेगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, साइड वॉल ऑफ LHB कोच, LHB कोच इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील SS। LHB कोच का साइड वॉल स्टेनलेस स्टील का होता है, तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है LHB के लिए। SS होता है, यानी LHB कोच का साइड वॉल स्टेनलेस स्टील का होता है, फेरेटिक होता है ये। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, कंडमेशन साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ केशनप बोगीज। तो यहाँ केशनप बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिक साइज पूछी है, तो नए की क्या होती है, नए की 44 होती है, शॉप इशू साइज 43 होती है, कंडम की 42 होती है, तो सी आंसर यहाँ आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में प्रयुक्त कपलिंग का नाम बताइए, तो वो स्लेकलेस ड्राबार होता है, स्लेकलेस ड्राबार, यानी CBC एंड स्लेकलेस ड्राबार। तो ये आपको ऑप्शन ए यहाँ मार देंगे, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोडल लाइफ ऑफ टेक वैगन। टेक वैगन की कोडल लाइफ कितनी होती है, तो ये 45 ईयर्स होती है, 45 टेक वैगन की जो कोडल लाइफ होती है। LHB की पूछता है तो LHB की 35 ईयर होती है, ध्यान रखें। 40 EOT क्रेन की कोडल लाइफ पूछी है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। तो इसकी क्या पूछी है, EOT क्रेन की, EOT क्रेन की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होता है, और EOT क्रेन की कोडल लाइफ पूछी है, तो इसकी 36 साल होती है। और इसका कई बार कलर भी पूछ लिया जाता है, तो कलर इसका येलो होता है, येलो का मतलब पीला होता है, तो आप यहाँ 36 ईयर ले लेंगे इसकी कोडल लाइफ, 36, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 48 की, व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन ट्रॉली। BLC वैगन ट्रॉली का मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये कास्ट स्टील होता है, कास्ट स्टील होता है, कास्ट स्टील होता है। BLC वैगन की ट्रॉली का स्पेसिफिकेशन मटेरियल कास्ट स्टील की बनी होती है, तो कास्ट स्टील आपके ऑप्शन ए में है, तो राइट हो जाएगा। 49 है, होलिंग कैपेसिटी ऑफ H टाइप CBCs। जो H टाइप कैपेसिटी CBC है, सेंटर बफर कपलर H टाइप, उसकी वहन क्षमता पूछी है, तो ये 9000 टन होती है। कई बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिकतर प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है। सी आंसर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। फैक्ट्री एक्ट किस साल में लागू हुआ, तो ये 1948 में बना था। देखिए यहाँ पूछा लागू हुआ था, तो लागू ये आपके 1/1/1949 से लागू हुआ था, 1/1/49 से, 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था, और ये जो बनकर तैयार हुआ था वो 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना था। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था, और लागू ये 1 अप्रैल 1949 से हुआ था, और ये अब तक 2 बार संशोधित हो चुका है। ये अब तक फैक्ट्री एक्ट 2 बार संशोधित हो चुका है, 1987 में संशोधित हो चुका है, और 2016 में ये संशोधित हो चुका है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ 1/1/1949 को लागू हुआ था।
एक 1900, लेकिन अगर ये पूछता है फैक्ट रेट कब बना तो ये 1948 में बना। ठीक है। एबीसी एनालिसिस के बारे में पूछ रहा है, इज द टूल यूज फॉर एबीसी एनालिसिस द्वारा किया जाता है, तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल किया जाता है, इन्वेंटरी कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए किया जाता है, एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो FOIS की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एफ से फॉरेट हो जाएगा, ओ से ऑपरेशंस हो जाएगा, आई से इंफॉर्मेशन हो जाएगा और एस से सिस्टम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5.3 इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज। पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास होता है, तो ये 25 mm होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 54 है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स। कोचिंग ट्रेनों में कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर कितना होता है, तो ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 55 है, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन इज। इसमें से एक प्रश्न पूछता है, इसकी सारणी बना देते हैं, तो सारणी से आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले पूछता है मिनिमम मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन पूछता है। तो इसमें मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.5 टू 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद जो ये 0.8 टू 1.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ये सर्विस एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये मिनी सर्विस एप्लीकेशन है, ये सर्विस एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद जो ये 1.0 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन दिया हुआ है। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, 0.5 टू 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन है, और ये 0.8 टू 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्विस एप्लीकेशन है, और ये 1.0 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपके फुल सर्विस एप्लीकेशन है। और एक होता है इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन होता है, वो होता है आपके 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह बार बार क्या हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछा था, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए क्या आएगा, फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1.0 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन ए यहाँ फुल सर्विस के लिए आ जाएगा। ये मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के लिए आ जाएगा, ये सर्विस एप्लीकेशन के लिए आ जाएगा, और इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा। तो मैंने आपको यहाँ चारों बता दिए, चारों में से जो भी पूछे आप कर सकते हैं। 56 है, हाउ मेनी डर्ट कलेक्टर्स आर फिटेड विथ अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन ए कोच। अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में सुजीत कोच में कितने डर्ट कलेक्टर होते हैं, तो ये 2 होते हैं, ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 है, द फुल फॉर्म ऑफ ISO इज। ISO का मतलब क्या है, तो ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आता है, ध्यान रखिएगा, इंटर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आई से इंटरनेशनल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO से ये ध्यान रखें, ISO से एक संबंधित और पूछा जाता है, तो प्रश्न मैं बताता रहता हूँ। 9001 और 14001 और 45,000, ये अक्सर पूछे जाते हैं।
तो ISO 9001 क्या है, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए है। और ये 14001 क्या है, तो ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, यानी पर्यावरण पर्यावरण के लिए है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए है, पर्यावरण से संबंधित है, ये क्वालिटी से संबंधित है, ये एनवायरमेंट से संबंधित है। और ये जो 45001 है, ये स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित है। 45001 है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 58 है, डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन डीवी। डीवी ब्रेक सिलेंडर पर लगाया जाता है, तो यहाँ AR है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ब्रेक पाइप, ब्रेक सिलेंडर, कॉमन पाइप ब्रेकर। डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन डीवी पर, तो डीवी ब्रेक सिलेंडर पर लगाया जाता है। डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन डीवी। डीवी डायरेक्ट किस पे लगाया जाता है, ब्रेक सिलेंडर पर। सी ऑप्शन, यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है 59, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेकिंग ऑफ डैशबोर्ड ऑयल इन मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन में डैशबोर्ड ऑयल की जांच की अंतराल का, डैशबोर्ड ऑयल होता है उसकी जांच का अंतराल क्या होना चाहिए, तो ये 1 मंथ है, 1 महीना, 1 महीना है, तो आप ये सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1 मंथ। उसके बाद 60 है, द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू। कोच का भार किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो कोच का भार किसके माध्यम से, तो इस साइड बेरर के माध्यम से स्थानांतरित होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है, डायमेंशन ऑफ ए न्यू साइड बेरियर वियरिंग पीस इज। नए साइड बेरर का साइज क्या होता है, तो नए का 45 होता है, 45 mm। नए का 45 mm होता है। ऑप्शन ए राइट। 62 है, इन विच टाइप ब्रेक सिस्टम द एक्सटर्नल स्लेक एडजस्टर्स हैव बीन इलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम से एक्सटर्नल स्लेक एडजस्ट को समाप्त कर दिया गया है, तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी आर। ICF बोगी के हेलिकल स्प्रिंगों का कलर कोड क्या है। तो इसकी ट्रिक वही YBG मैंने बता रखी है। ये लो, अभी आपको पहले वाले प्रश्न में क्लियर किया, इसका जो ग्रुप है ABC, यानी कि पीनी है, पीनी पीनी है। तो यहाँ Y से येलो, B से ब्लू और G से ग्रीन, YBG, यानी पीला नीला हरा, तो YBG। YBG से यहाँ Y से येलो, B से ब्लू और G से हरा, तो Y से यहाँ येलो, B से यहाँ ब्लू और G से यहाँ ग्रीन, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक है याद रखने के लिए, आप भी रट सकते हैं, YBG रख सकते हैं, या पीनी है, हिंदी में पीनी है, अंग्रेजी में याद रखो तो YBG। और जैसे ग्रुप का A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप पहले बता चुका हूं ऊपर। चलिए 64 है, विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बेयरिंग इन ICF कोच। ICF कोच के रोलर बेयरिंग में किस प्रकार के ग्रीस का उपयोग करता है, लिथियम बेस होता है। ICF कोच के रोलिंग बेयरिंग लिथियम बेस होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। 65 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस इज फिल्ड पर एक्सल बॉक्स ऑफ अदर देन SKF मैक बेयरिंग। SKF मैक बेयरिंग के अलावा अन्य में प्रति एक्सल बॉक्स में कितनी मात्रा में ग्रीस भरा जाता है, तो 1.75 kg। ध्यान रखें, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंसर ए। 66 है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन। ऑक्सिलरी रिजर्वायर किस कार्य में सहायता करता है, तो ये ब्रेक सिलेंडर में हवा को भेजता है। चार्जिंग ऑफ डीवी नहीं, चार्जिंग ऑफ बीपी नहीं, सेंडिंग टू एयर टू ब्रेक सिलेंडर। हाँ, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ CR नहीं, तो सी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। ऑक्सिलरी रिजर्वायर किस कार्य में सहायता है, ब्रेक सिलेंडर में हवा को भेजता है, ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 67 है, द इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ मेटल ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज नाउन एज। कोल्ड वर्किंग के कारण धातु की कठोरता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ये वर्क हार्डनिंग बोलते हैं इसको। कोल्ड वर्किंग के कारण धातु की कठोरता में वृद्धि को वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, टीआईजी वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग की वेल्डिंग ये तो सबसे उपयुक्त होती है। प्लेन स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, एलॉय स्टोव। एल्यूमिनियम सबसे उपयुक्त है टीआईजी वेल्डिंग के लिए, एल्यूमिनियम सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बियर इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोचों में प्रति साइड बियर तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 2.5 लीटर होती है, 2.5 लीटर होती है। तो 2.5 लीटर आपका यहाँ राइट आंसर है। डैशपोर्ट में तेल का स्तर क्या होता है? व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट। तो ये 40 mm, 40 mm। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी आंसर ये राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद 71 की बात करें, इफ ये फैमिली मेंबर ऑफ ए कोविड पेशेंट इज वर्किंग इन रेलवे, द ही या सी कैन अवेल स्पेशल सीएल अप टू कितने दिन के लिए। यदि किसी कोविड रोगी के परिवार कोई सदस्य रेलवे में कार्य है तो विशेष सीएल की सुविधा का लाभ कितने दिनों तक उठा सकता है? तो 15 दिन है इसका, 15 days। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 72 है, द अमाउंट ऑफ एलएचएपी दैट कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल combined with any other kind of leave shall be limited to months। एक बार में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर अधिकतम कितने महीने तक एलएचपी ली जा सकती है? तो ये 24 मंथ, यानी 2 ईयर तक इसको लिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका 24 मंथ ठीक हो जाएगा आपका, 24 मंथ। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल। सीसीएल मिलती है, सीसीएल मिलती है आपके 730 दिनों के लिए मिलती है, और यानी कि 2 ईयर, 365 दिन और 365 दिन। और ये 18 वर्ष का जब तक बच्चा नहीं हो जाता, तो ये चाहे रेलवे फीमेल हो या मेल हो, रेलवे कर्मचारी मेल हो या फीमेल हो, 18 वर्ष तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये सीसीएल उसके चाइल्ड केयर लीव के लिए मिलती है। एक साल में इसको 3 बार लिया जा सकता है और कम से कम 5 दिन से कम इसको नहीं लिया जा सकता। तो चाइल्ड केयर लीव के कैलेंडर वर्ष में से अधिक स्पेस के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता। चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स, 3 स्पेल्स इन ये कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर एक साल में 3 बार मैंने बताया आपको, तो यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 74 है, मैक्सिमम एलएपी दैट कैन बी एनकेस्ड व्हाइल अवेलिंग पासेज एंड पीटीओ इन द एंटायर कैरियर इज 4 days। अधिकतम कितने दिनों के लिए पूरे करियर में पास पीटीओ का लाभ उठाते हुए बुनाया जा सकता है? यानी कि कितनी एलईपी का एनकाउंट किया जा सकता है, यानी कितने पेमेंट उठा सकते हैं कितनी एलईपी के। तो पूरे करियर में, पूरी नौकरी में आप ये 60 एलईपी का नकदीकरण करवा सकते हैं। 60 एलईपी का करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? ये 10 एलईपी का एक बार, 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 यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आप ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार ये करा सकते हैं। तो 10-10 के टुकड़ों में 6 बार कराएंगे तो हो जाएगी 60 एलईपी। 60 एलईपी आपके कहाँ दिया हुआ है? सी ऑप्शन में है। ये जो कब कब किया जा सकता है? 2 साल के गैप पर, यानी 2 साल का ब्लॉक पीरियड होता है। 2 साल का गैप मान लीजिए, ब्लॉक पीरियड हो जाएगा। 2 साल के बाद फिर आप 10 का करा सकते हैं, 2 साल के बाद आप फिर 10 का करा सकते हैं, 2 साल के बाद आप फिर 10 का करा सकते हैं, 2 साल के बाद आप फिर 10 का करा सकते हैं, 2 साल के बाद आप फिर 10 का करा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि आपके अकाउंट में कम से कम 40 एलएपी होनी चाहिए जब आप ये करा सकते हैं। 40 में से 10 का आप नकदीकरण करवा लेंगे तो बची कितनी अकाउंट में? 30, यानी कि अकाउंट में 30 एलएपी का रहना जरूरी है और 40 एलएपी आपके पास होनी चाहिए। और 40 एलएपी जब आप होगी तो 10 का करा लेंगे तो अकाउंट में शेष रहना कितनी जरूरी है? 30। यदि आपके पास 40 से कम एलएपी
है, यदि अकाउंट में आपके पास 39 LAP भी है तो आप नकदीकरण नहीं करा सकते। 40 LAP होने पर ही आप नकदीकरण करा सकते हैं। अगर एक भी कम हुई, 39 हुई, तो आप नकदीकरण नहीं करा सकते, क्योंकि अकाउंट में कम से कम 30 LAP का शेष रहना जरूरी है। तो जब आप 10 का कराएंगे तो आपके पास 40 LAP होना जरूरी है और अकाउंट में 30 का होना जरूरी है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 75 है, ए फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव 4 days। एक महिला रेल सेविका को 180 दिनों के लिए मैटरनिटी लीव की बात होती है, मातृत्व अवकाश की। तो महिला को मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलता है जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलता है। और यानी कि 180 दिन मतलब 6 मंथ बोल सकते हैं, या कई बार इसको वीक में भी पूछ लिया जाता है, तो 26 वीक, 26 वीक। कई बार ये मंथ में पूछ लिया जाता है तो 6 महीने, वीक में पूछे तो 26 वीक्स, और दिनों में पूछे तो 180 दिन। यहाँ दिनों में पूछा है तो 180 दिन। 1/9/2008 से ये लागू हुआ था। उस समय 6 पे कमीशन था, उस समय 6 पे कमीशन था। 1/9/2008 से ये लागू हुआ था, उस समय 6 पे कमीशन था, 6 पे कमीशन था। तो ये मातृत्व अवकाश था, तो महिला को ये 2 बच्चों तक दिया जाता है मातृत्व अवकाश, शुरू के 2 बच्चों का, सबसे बड़े 2 बच्चे यानी शुरू के 2 बच्चों। चलिए 76 है, मैक्सिमम एनकेशमेंट ऑफ LAP इज डेज। अधिकतम दिनों के LAP का नकदीकरण हो सकता है। जब आप रिटायर होते हैं तो 300 LAP का नकदीकरण होता है। तो 300 LAP का ही नकदीकरण होता है। यदि आपके पास 300 LAP नहीं जुड़ती है तो आपको HLAP जोड़ के भी नकदीकरण कर दिया जाता है 1/2 के हिसाब से। और आप 300 LAP तक ही पूरे सेवा काल में LAP जोड़ सकते हैं। सर्विस के दौरान अगर 300 से ऊपर जुड़ती हैं तो वो लैप्स हो जाती हैं। कई जगह इसको 300 प्लस 15 देखा जाता होगा। तो 300 LAP आप जोड़ सकते हैं अपने खाते में, और नकदीकरण भी 300 LAP का ही होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी के पास 150 LAP है, तो 150 LAP में आपकी 150 HLAP जोड़ दी जाएगी, लेकिन वो 1/2 यानी 75, तो 75 इसमें जोड़ेंगे तो आपको 225 LAP का ही नकदीकरण होगा रिटायरमेंट के समय। चलिए 77, कंपोनेंट अथॉरिटी टू सेक्शन लीव आउट ऑफ इंडियन इन केस ऑफ गजेटेड ऑफिसर इज। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विदेश यात्रा के लिए छुट्टी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है, तो ये PHOD होता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। 78 है, CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर इज competent to section X India leave to a non-gazetted railway servant working in workshop up to। CWM कार्यशाला में कार्यरत गैर राजपत्रित रेल कर्मचारी को कितने दिनों तक विदेश यात्रा के लिए छुट्टी मंजूर की जा सकती है, तो वो 2 साल के लिए मंजूर की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट हो जाएगा। 79 है, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट अंडर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 रूल्स। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। रेल सेवा के तहत एक मेजर पेनल्टी आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, तो मेजर पेनल्टी के लिए SF5 किया जाता है, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 किया जाता है। ये SF2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए है, SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, और ये जो SF10 है ये संयुक्त कार्रवाई का आदेश के लिए जारी किया जाता है, जिसमें 10A और 10B होता है। 10A में संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है, और 10B में संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति होती है।
तो यहाँ पे क्या पूछा था, मेजर पेनल्टी के लिए पूछा था, तो SF5 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट ए पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 रूल्स। रेल सेवा के तहत दंड के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का समय क्या है, तो ये 1.5 महीना है, 1.5 मंथ यानी कि 45 डेज, 45 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन SF2 के लिए है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए, SF1 है जो निलंबन के लिए है, SF3 है जो निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए है, और SF4 है जो निलंबन से, SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आपका बनेगा वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए पूछा गया था, तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 आपका यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेई के लिए भी अच्छा प्रश्न पत्र है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ये माइनर पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी इम्पोज्ड। माइनर पेनल्टी के लिए SF11 के तहत वेतन वृद्धि रोकने के दंड की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये 3 साल होती है, 3 ईयर आप ले लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे द वर्कशॉप कैन अवेल। कार्यशाला में कितने प्रतिबंध अवकाश होते हैं, कार्यशाला में वर्कशॉप में कोई भी प्रतिबंधित अवकाश नहीं होते, यानी जीरो, जीरो का मतलब नील, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, चाइल्ड केयर लीव कैन बी गारंटेड टू ए फीमेल ओब्लिक सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट फॉर फर्स्ट टू सर्विंग चिल्ड्रन एक्सेप्ट डिसेबल ऑफ स्प्रिंग बिलो द एज ऑफ ईयर, यानी कि कितने वर्ष तक के पहले 2 जीवित बच्चों विकलांग संतानों को छोड़कर के लिए एक महिला एकल पुरुष रेल कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है, यानी CCL, चाइल्ड केयर लीव CCL 730 दिनों तक ये दी जा सकती है, और 1 वर्ष में ये 3 बार ली जा सकती है, 5 दिन की कम से कम ये ली जा सकती है, कम से कम 5 दिन की, और ये दोनों को मिलती है, मेल रेलवे कर्मचारी हो या फीमेल कर्मचारी हो, दोनों को मिलती है, और ये पहले 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती है। तो पहले 2 जीवित बच्चों के लिए मिलते हैं, कितने दिन तक यानी कब तक मिलती है, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाए, वयस्क का मतलब जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाए, तो यहाँ क्या बोलेंगे 18 वर्ष, यहाँ क्या लेंगे 18 वर्ष लेंगे, तो 18 वर्ष क्या है आपके ऑप्शन ए में है राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 85 देखते हैं, मिनिमम अथॉरिटी टू सेक्शन LEP LHAP अप टू 45 डेज टू ए नॉन गजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर हिज हर कंट्रोल इज। अपने नियंत्रण में काम करने वाले गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 45 दिनों तक LEP HLAP की मंजूरी देने का न्यूनतम अधिकार किसको है, देखते हैं किसको है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, नहीं गलत, सीनियर स्केल इसका सही है, जूनियर स्केल भी इसका गलत है, सीनियर स्केल विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भी इसका गलत है, जो ये टिक लगाया हुआ है यही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सी पार्टीशन में देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर, सही जवाब सुने। 86 है, ऑपरेटिंग रेटियो इज एन इंडेक्स ऑफ, ऑपरेटिंग अनुपात का सूचकांक क्या है, तो ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होता है, पहला ही ऑप्शन आपका ये है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर, तो ये लाइन कैपेसिटी वर्क्स है, लाइन कैपेसिटी वर्क्स के लिए वित्तीय औचित्य आवश्यक है, लाइन कैपेसिटी ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित है, चूज द करेक्ट, ओके चलिए 88 है, ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ड्यूरिंग इट्स करेंसी द सप्लायर इज टू सप्लाई मटेरियल ऑन डिमांड irrespective of quantity as fixed unit rate within a given period of receipt of such demand is called। एक अनुबंध जिसके तहत आपूर्तिकर्ता एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित इकाई दर पर संख्या की परवाह किए बिना मांग पर सामग्री की आपूर्ति करता है, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। चलिए 89 है, ग्रोस रिसिप्ट इंक्लूडेड्स द फिगर्स, सकल प्राप्ति में आंकड़े शामिल हैं, पैसेंजर गुड्स एंड अदर
Sandiaries only, passenger goods and other coaching only, passenger goods and other coaching and Sandiaries only, Sandiaries other coaching goods passenger and ट्रैफिक सस्पेंस यानी सारे। तो ये ऑल यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90 है कंस्ट्रक्शन ऑफ ये FOB at a station is chargeable to plan head। प्लान हेड की अपनी यहाँ बात करें तो आपका जो पैसेंजर एमिनिटीज है, स्टाफ एमिनिटीज है और इसके अलावा आपका ट्रैफिक एमिनिटीज है, नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें आपका क्या आंसर बनेगा? पैसेंजर एमिनिटीज स्टेशन पर FOB का निर्माण योजना के लिए प्लान हेड है। प्लान हेड ये क्या है? 53 पैसेंजर एमिनिटीज का 53 है और स्टाफ एमिनिटीज का 52 है। प्लान हेड 52 है, 52 है। ये पैसेंजर एमिनिटीज के लिए 53 है। ट्रैफिक एमिनिटीज के लिए 16 यानी 16 है। तो यहाँ पूछा है स्टेशन पर FOB का निर्माण योजना के लिए प्लान हेड, तो ये पैसेंजर यानी यात्री सुविधाओं से, तो 53 यहाँ सही हो जाएगा। तो ये प्लान हेड 53 है। 53 का मतलब पैसेंजर एमिनिटीज, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। 91 है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर इज। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है, तो मेजरमेंट बुक होती है। मेजरमेंट बुक के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। 92 है द लिमिट ऑफ वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक इक्वेशन फॉर सेफ्टी आइटम्स इज। तो सुरक्षा मदों के लिए गैर स्टॉक मांग के पुनर्शन की सीमा 10 लाख है। 10 लाख है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 93 है फॉर मशीनरी sophisticated equipment or any safety related material where defects come to light only when put to use a cause is incorporated in the tender document and the contract is known as। यानी मशीनरी, परिष्कृत उपकरण या किसी भी सुरक्षा संबंधी सामग्री के लिए जहां दोष उपयोग में आने पर प्रकट आते हैं उसे निविदा दस्तावेज और अनुबंध में शामिल किस कोज के रूप में जाना जाता है? तो वारंटी कोज आता है इसके लिए। वारंटी कोज आपके सी ऑप्शन में है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 94 है विच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट परचेज। प्रत्यक्ष खरीद पर व्यय की बुकिंग के लिए प्राथमिक इकाई प्राइमरी यूनिट कौन सी है? 28 है। 28 आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यहाँ बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 95 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्लान हेड फॉर M&P। प्लान हेड फॉर M&MP प्रोग्राम, ये फिर आ गया प्लान हेड MMP के लिए। प्लान हेड मशीन एंड प्लांट, मशीन एंड प्लांट के लिए कौन सा है? तो ये PH प्लान हेड 41 है, मशीन एंड प्लांट के लिए है। और ये आपके वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट PH वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के लिए है। और PH 21 है जो रोलिंग स्टॉक के लिए है। और PH 53 है जो पैसेंजर एमिनिटीज यात्री सुविधाएं, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको बताया। तो मशीन एंड प्लांट के लिए पूछा था, तो ये 41 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट है। यहाँ पे OLWR स्टैंड फॉर, OLWR की फुल फॉर्म पूछी है। O से ओपन हो जाएगा, L से लाइन हो जाएगा, W से वर्क्स हो जाएगा और R से आपका रेवेन्यू हो जाएगा। ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी समिति लेखा परीक्षा पैरा की जांच करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमेटी स्क्रूटिनाइज द ऑडिट पैरा। तो इसके लिए PSC और कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिनेशन, ये दोनों लेखा परीक्षा पैरा की जांच करती है। तो यहाँ बोथ बी एंड सी आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। RRC यहाँ गलत है। 98 है JA ग्रेड ऑफिसर कैन सिग्न PSC फॉर द वैल्यू ऑफ इंडेंट अप टू। JA जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड अधिकारी मूल्यों तक के इंडेंट
कि पीएसी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो ये 15 लाख तक कर सकते हैं, 15 लाख तक कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। 99 है, फाइनेंस वेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टॉक डेंट्स अप टू, कितने लाख तक के नॉन स्टॉक मांग पत्रों के लिए वित्त पुनरीक्षण की आवश्यकता होती, तो ये 25 लाख तक, 25 लाख, 25 लाख आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यहाँ 99 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 लाख। AME and AWM can section and shine non stock indents up to, कितने रुपए तक के नॉन स्टॉक मांग पत्रों को स्वीकृत और हस्ताक्षर कर सकता है, AWM और AME। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, ये 25,000 तक कर सकते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये 25,000 रुपए तक नॉन स्टॉक मांग पत्रों को स्वीकृत और उनपे सिग्नेचर कर सकते हैं, 25,000। चलिए साथियों, ये 100% आपके इस वीडियो में पूरे हो चुके हैं। राजभाषा के प्रश्न बचे हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 होते हैं। 10 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं, और सॉरी, लोकसभा से 20 लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं, तो 20 और 10 ये 30 हो जाते हैं, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो ये 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल पूछे तो 343 से 351 तक इनका दिया हुआ है। भाग 17 में ये आते हैं, भाग 17 में आते हैं। देवनागरी लिपि होती है जिसका उल्लेख 343 हिंदी है, देवनागरी लिपि में जिसका उल्लेख 343 एक में होता है, और ये अब तक 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, और नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची आ जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 की बात करें, राजभाषा अधिनियम कब बना, तो ये 10 मई 1963 को बना था, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो क्या आ जाएगा इसमें, 1963 आ जाएगा। इसकी जो धारा 3(3) है, वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। 26 जनवरी 1965 से प्रभावी थी इसकी जो धारा 3(3) है। तो चलिए 104 में क्या है, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गित किया गया है, 3 क्षेत्रों में वर्गित किया गया है, क, ख और ग। संविधान 105 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है और नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है। ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 106 है, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम के साथ उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे निम्नलिखित रूप से क्या माना जाएगा, उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा, यानी स्टाफ हैविंग प्रोफेंसी इन हिंदी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निजी प्रयत्न से हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मस्त पुरस्कार की राशि क्या है, तो प्राज्ञ के लिए ये 2400 रुपये है, और प्रवीण के लिए ये 1800 रुपये है, और 1600 रुपये ये आपके प्रबोध के लिए है। तो प्राज्ञ के लिए यहाँ पूछा था, प्राज्ञ के लिए यहाँ 2400 आ जाएगा, 2400 आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, वो प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा का जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है वो गृह मंत्रालय करता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो पहली वहाँ की लोकल भाषा आती है, उसके बाद हिंदी आती है, उसके बाद अंग्रेजी आती है। पहले वहाँ स्थानीय भाषा आती है, फिर हिंदी आती है, फिर इंग्लिश अंग्रेजी आती है। तो पहले रीजनल लैंग्वेज आती है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी, यानी लोकल, रीजनल या स्थानीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। तो ये क्रम जो सी ऑप्शन है इसका क्रम बिल्कुल यहाँ
एक्यूरेट है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं और 4 अध्याय हैं। 9 धाराएं और 4 अध्याय हैं, तो ये 9 आंसर आपका ठीक हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? 9। चलिए, ये प्रश्न पत्र था, तो ये समाप्त हो चुका है आपका एमी और AWM का ये पेपर था जो अपन ने सोल्व किया। यदि आप भी एमी AWM एंड जेई की तैयारी करते सकते हैं तो आप हमारे ग्रुप से निःशुल्क जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप 8003826408 पर 24 आवर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक आगे दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।